हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम आपका जो आ रहा है उसके लिए भारत के इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। हम वो सारे टॉपिक लेंगे, वो सारे फैक्ट्स लेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले भारत के और यूपी के बजट का हमने वीडियो देख लिया है ऑलरेडी, उसको करा दिया है अपने शॉर्ट नोट से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब जाकर उसको ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक सर्वे को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बेसिक बात आपको पता है, जो बजट होता है, जैसे मान लो 2024 में पेश हुआ तो बजट 2024-25 का रहेगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक साल पीछे का होता है, यानी कि वो आपका 23-24 का रहेगा। यानी कि बजट जो है वो आगे आने वाले साल का बताता है कि हमको आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, क्या क्या होगा। और इकोनॉमिक सर्वे पिछला बताता है कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। और बजट जो पेश करते हैं वो पेश करते हैं भारत के वित्त मंत्री, और इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री के जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो पेश करते हैं। ये इतनी बेसिक बातें आप याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही 2023-24 में। तो 8.2% रही, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान व्यक्त किया गया वो 6.5 से 7% तक का व्यक्त किया गया, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी पिछले साल कितनी रही, 8.2%, यानी कि बहुत अच्छी जीडीपी रही। और इस 24-25 में कितना अनुमान व्यक्त किया गया, 6.5 से 7%, ठीक है। राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो ये 5.6% था, ये इससे घटकर नहीं, ये थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। राजकोषीय घाटा हमारा था 6.4% और ये इससे घट करके 5.6% हो गया, ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट डाटा ये है राजकोषीय घाटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमारा घाटा कितना था, 6.4%, ये बचा कितना, 5.6%, ठीक है। तो ये लगभग जो है आपका 0.8% इसमें कम हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो ये 646.4 बिलियन डॉलर हमारा हो गया है। तो लगभग आप याद रखेंगे 650 बिलियन डॉलर का भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 328.9 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन रहा पिछले साल, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि इसी को हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, 3.2% ऑफ जीडीपी का रहा और सतत वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है कि 3.2% ये जीडीपी का रहा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है, मैंने बजट वाली क्लास में बताया था कि अच्छा माना जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारत में सतत वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये सारे मैंने वही डेटा लिए जहाँ से क्वेश्चन बनते, इनको आप ऐसे ही रट लेंगे और आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 55% डायरेक्ट टैक्स आया है और 45% इनडायरेक्ट टैक्स आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, वो इनडायरेक्ट टैक्स से भारत में ज़्यादा आया है, ठीक है। 55% डायरेक्ट टैक्स और 45% इनडायरेक्ट टैक्स। माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें चीन जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे है। अब राजकोषीय घाटा जो है वो लगातार, अभी हमने जो फिजिकल डेफिसिट देखा, राजकोषीय घाटा वो लगातार घट रहा है भारत का, ठीक। कैसे घट रहा है, 2020-21 में 9.2% था, क्योंकि आपको पता है कोविड वगैरह में सारे काम बंद थे तो भारत को उधार ज़्यादा लेना पड़ा था। फिर 22-23 में ये हो गया 6.4% और 23-24 में हो गया 5.6%। तो ये अभी हमने इस साल वाला घटा, ये आप याद रखेंगे। और ये आपसे ये लगातार घट रहा है इसलिए मैंने लिख दिया है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पिछले 2-5 सालों में या पिछले 10 सालों में भारत का राजकोषीय घाटा लगातार घटता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर 5 साल में आए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अचानक से बढ़ा था कोविड के कारण। और लेकिन पिछले कोविड के बाद अगर ऐसा स्टेटमेंट आए कोविड के बाद लगातार भारत का राजकोषीय घाटा कम हो रहा है तो ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखते हैं रेमिटांस के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। जो विदेशी भारतीय लोग विदेश में जाते हैं और पैसा कमा करके भेजते हैं उसको रेमिटांस कहते हैं। इसी को हिंदी में प्रेषण लिखते हैं। रेमिटांस में टॉप 3 कंट्री में भारत नंबर 1 पे आ गया है, मैक्सिको दूसरे नंबर पे और चीन तीसरे पे है, ठीक है। 120 बिलियन डॉलर पिछले साल रेमिटांस भारत में आया। 66 बिलियन डॉलर के साथ मैक्सिको दूसरे नंबर पे और 50 बिलियन डॉलर के साथ चीन तीसरे नंबर पे। बाह्य ऋण की अगर बात करें तो जो भारत विदेशों से ऋण लेता है वो कुल जीडीपी का 18.7% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत की रैंक 68वीं है। लॉजिस्टिक आपको पता होता है, मतलब जो रोड्स वगैरह होती हैं, जो व्यापार वगैरह के लिए जो सामान ले जाने वाली जो सुविधाएं ओवरऑल होती हैं उसी को कहते हैं।
तो लॉजिस्टिक में भारत की रैंक 2023 में कितनी हो गई? 68वीं, ठीक है। और 2014 में ये रैंक 44वीं थी, यानी कि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ग्लोबल टूरिज़्म में भारत की इनकम की बात करें तो 1.58% है, ठीक है। ये मतलब हिस्सेदारी की बात करी जा रही। तो ग्लोबल टूरिज़्म में भारत की जो हिस्सेदारी है, वो जो मतलब जो ओवरऑल इनकम होती है ग्लोबल टूरिज़्म से, उसमें 1.58% है, यानी कि इसमें भारत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगला देखते हैं जीडीपी में हिस्सेदारी। तो जो भारत की कुल जीडीपी है उसमें किस किस क्षेत्र का कितना सेक्टर शामिल है, ठीक है। ये आपको मतलब अलग अलग लग सकते हैं, ये पॉइंट वाइज अलग अलग बना है, लेकिन ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके मतलब वो सजा के क्वेश्चन नहीं देते हैं, अलग अलग ही देते हैं इसी टाइप से। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब अच्छे से कर लेनी। अब कृषि की अगर बात करें तो 17.7% कृषि की हिस्सेदारी है। उद्योग की बात करें तो 27.6% ये उद्योग है। और सेवा की बात करें तो 54%। सबसे ज़्यादा आपको पता है सर्विस सेक्टर ही भारत की जीडीपी में है, तो कितना है वो? 54.7%। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर, मतलब फिर प्राइमरी सेक्टर आता है कृषि। अब हम कुछ कृषि उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में, उसको देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं चावल। चावल के उत्पादन में अब स्टेट इस बार बदल गया है। अभी तक पिछले से पिछले साल तक क्या रहता था कि वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर रहता था चावल उत्पादन में, लेकिन इस बार तेलंगाना ने सबको बीट कर दिया है। तेलंगाना चावल उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद यूपी आ गया और वेस्ट बंगाल तीसरे पे चला गया है, ठीक। गेहूं की बात करें तो इसमें यूपी नंबर 1 पे है, एमपी दूसरे पे और पंजाब तीसरे पे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पंजाब दूसरे पे नहीं बल्कि तीसरे पे है, बल्कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। मक्का की बात करें तो मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले पे है, बिहार दूसरे पे और एमपी तीसरे पे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मक्का उत्पादन में यूपी टॉप 3 में शामिल नहीं है। मोटे अनाज की बात करें, इसी को अन्न श्री भी कहते हैं, इसमें राजस्थान पहले नंबर पे है, कर्नाटक है और फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। चना में मध्य प्रदेश भी है नंबर 1 पे, और फिर राजस्थान, फिर MH मतलब महाराष्ट्र, RJ मतलब राजस्थान, ठीक है। तूर या अरहर की दाल बात करें तो इसमें कर्नाटक पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी है। तो आज याद रखना, यूपी अरहर की दाल उत्पादन में तीसरे नंबर पे है और पहले पे कर्नाटक। टॉप 3 स्टेट मैंने लिख दिए हैं, ये सीक्वेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। अब ये तो अरहर की दाल होगी, लेकिन ओवरऑल अगर दलहन या दालों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे आता है और महाराष्ट्र दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पे। यूपी टॉप 3 में दालों के उत्पादन में नहीं है। कुल खाद्यान्न की अगर बात करें तो ओवरऑल जो खाद्यान्न है उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश आता है और फिर पंजाब आता है, पीपी मतलब पंजाब। कुल तिलहन की बात करें तो इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और गुजरात तीसरे पे। मूंगफली की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे पे। सरसों, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, राजस्थान सरसों उत्पादन में नंबर 1 पे है, यूपी दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे पे। सोयाबीन में आपको पता है ये बहुत दिन से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे। सूरजमुखी में कर्नाटक पहले पे, हरियाणा जो है वो दूसरे पे और उड़ीसा जो है वो तीसरे पे। तो ये याद रखेंगे, सूरजमुखी में कर्नाटक पहले नंबर पे और हरियाणा दूसरे पे आता है और उड़ीसा तीसरे नंबर पे है। गन्ना उत्पादन में आपको पता है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे रहेगा, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। कपास में गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे। कपास वाला आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र पहले पे नहीं है, कपास उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, ठीक है। जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है और फिर असम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स अपने इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो फार्मास्यूटिकल अगर मार्केट की बात करें तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, यानी कि जो दवाओं वाला मार्केट है, वो $50 बिलियन का हो गया है और ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत, ठीक है। स्वास्थ्य व्यय की बात करें तो पिछले साल मतलब भारत में हेल्थ पे 1.9% जो खर्च होता है कुल जीडीपी का। हाईवेज़ की बात करें तो 34 किलोमीटर हाईवेज़ भारत में पर डे बन रहे हैं, ठीक है। गैर जीवाश्म ऊर्जा की बात करें तो 45.4% गैर जीवाश्म मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा इसको बोलते हैं, 2030 तक 50% करने का लक्ष्य है और ये 50% कितना होगा? 45.4%, ठीक है। नल से जल कवरेज अगर बात करें, भारत में एक योजना चल रही नल से जल वाला, ठीक है, यानी कि वो जो सब पाइप्स वगैरह लगाई जा रही हैं, तो उसमें 76% कवरेज किया जा चुका है, ठीक है। मिशन लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, ये बहुत है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता लाइफ मिशन किससे संबंधित है, तो इन्वायरमेंट से संबंधित है और 75 कार्यवाही इसमें शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुल 75 मतलब इसमें बातें शामिल करी गई हैं। अब यहाँ पे एनर्जी से कुछ बातें हम देख लेते हैं। तो एनर्जी में जो कुल भारत में एनर्जी है वो 442.8 गीगावाट की है,
मतलब पैदावार भारत में जो कुल बिजली होती है उसमें 442.8, ये डेटा ऐसे याद रखेंगे। इसमें कोयला से जो बिजली होती है वो 48%, सोलर से 19%, विंड से 10%, न्यूक्लियर से 1%। ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे। अगर ना भी याद रखें कि कितना परसेंट है तो ये याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बिजली किससे पैदा होती है, उसके बाद ऐसे याद रखेंगे सोलर पावर जो है विंड से ज़्यादा है। सोलर 19% है, विंड जो 10% है, न्यूक्लियर एनर्जी मात्र 1% है, और वो सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली बनती है 48%। ठीक है, अब हम एक और सूचकांक देखते हैं जो हमारी, ये हमने वो फैक्ट लिए हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी होती हैं भाषा के रूप में इधर उधर, तो मतलब उससे क्वेश्चन नहीं आते। यात्रा और पर्यटन सूचकांक की बात करें, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, तो ये WEF जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो है याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत की रैंक इसमें 39वीं है। नंबर 1 पे अमेरिका आता है, नंबर 2 पे स्पेन और नंबर 3 पे जापान। ठीक है, तो आपको याद रखना यात्रा और पर्यटन सूचकांक में चीन नहीं है टॉप 3 में, अमेरिका, स्पेन और जापान है। भारत की रैंक 39वीं है। ठीक है, ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है। तो जो सामानों का निर्यात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी पूरी दुनिया में मात्र 1.8% है, बहुत कम है। ठीक है, और ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 4.9%। तो सर्विस में भारत के लोग जो विदेश में जाके सर्विसेज देते हैं उसमें भारत जो है वो 4.9% है, लेकिन गुड्स के मामले में काफ़ी कम है, 1.8%। अल्पावधि से मध्यम अवधि में नीतिगत फोकस है तो निर्धारित क्षेत्र कितने हैं, तो 8 किए गए हैं। अमृतकाल की रणनीति कितने क्षेत्रों पर कार्य कर रही है, तो 6 क्षेत्रों पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे, कितने के, 20,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, अगला एक स्कीम चल रही है पोषण भी और पढ़ाई भी। ये कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों पर मतलब संचालित किए जा रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, तो ये मतलब जो लेबर फोर्स रिपोर्ट है उसके बारे में है। तो कृषि में कार्यरत लोग कितने हैं, तो 45% हैं। उद्योग में कार्यरत लोग हैं 11% और सेवा में कार्यरत लोग हैं 28%। तो आप देख पा रहे हैं अभी हमने देखा था कि GDP में हिस्सेदारी सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र की, लेकिन कार्यरत लोग सबसे ज़्यादा किस में है, एग्रीकल्चर में। यही कारण है कि शायद भारत में कृषि मतलब किसान लोग जो हैं वो संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कपड़ा निर्यात की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे भारत है पूरी दुनिया में, ये आप याद रखेंगे। पहले पे ऑफकोर्स चाइना है। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें हो गई इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। बजट वाला वीडियो हमने इंडिया का देख लिया है, यूपी का भी बजट देख लिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा आर्थिकी का, यानी कि पिछले एक जो आपकी जो आय दृष्टि में आर्थिकी दी हुई है वो कंप्लीट आय दृष्टि का एक वीडियो मैं दूंगा घटनासर वाली, तो उससे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सब तैयारी करते रहे। बाकी हमने जो अपनी क्विक रिवीजन सीरीज चला रखी है यूपी पीसीएस के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।